हेलो डियर लर्नर्स, आज हम आपके लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको आपको लगाना भी आता हो, क्योंकि इसके द्वारा हम आंकिक प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किरचॉफ के नियम होते क्या हैं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथों के संबंध में किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम होता क्या है। सन 1842 में एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ। उन्होंने वैद्युत परिपथों का जो जटिल परिपथ बनता है, ठीक है, जटिल परिपथ में जो चालक होते हैं उनमें धारा का जो वितरण होता है उसके संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए थे। उन दोनों नियम को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला नियम था संधि का नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जंक्शन लॉ, अथवा धारा का नियम भी इसे कहते हैं, करंट्स लॉ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये कहती क्या है, ये हमारा नियम बताता है कि किसी भी संधि पर, ओ यहाँ पर क्या है, संधि, किसी भी संधि पर बहने वाली धाराओं का या मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन आई बराबर 0। यहाँ पर फिगर के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे 5 चालक हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 चालक हैं। इनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I4 I5 बह रही हैं। इनकी चिन्ह परपाटी भी आपको समझनी होगी। ओ यहाँ पर हमारा क्या है, ओ यहाँ पर हमारी संधि है। ठीक है, तो अगर हम संधि की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम धारा का मान प्लस लेंगे। ठीक है, यहाँ भी संधि की ओर जा रहे हैं I2 में, इसकी भी वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस। और अगर हम संधि से दूर जा रहे हैं, तीसरे वाले चालक में हम क्या कर रहे हैं, संधि से दूर जा रहे हैं। चौथे वाले चालक में भी हम संधि से दूर जा रहे हैं। ऐसे ही हम पांचवें वाले चालक में भी संधि से दूर जा रहे हैं। अगर हम संधि से दूर जा रहे हैं तब धारा का मान ऋणात्मक, और यदि अगर हम संधि की ओर जा रहे हैं तब धारा का मान धनात्मक लेते हैं। और बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, जो धनात्मक वाले हैं और ऋणात्मक वाले हैं इन सबका बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, I1 हमारा प्लस में लेंगे क्योंकि संधि की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही I2 हमारा प्लस में होगा क्योंकि इसमें भी हम संधि की ओर जा रहे हैं। तो I1 प्लस I2 और माइनस I3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम संधि से दूर जा रहे हैं। ये हमारा O बिंदु है, O ही हमारी क्या है, संधि है। ठीक है, तो माइनस का I3 और यहाँ भी हमारा माइनस का I4, ऐसे ही यहाँ भी हमारा माइनस का I5। इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही तो नियम हमने आपको अभी बताया था कि किसी भी संधि पर जो धारा होगी या बहने वाली धारा होगी उनका जो बीजगणितीय योग है उसका मान शून्य होगा। आप ऐसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय मान या बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 को एक तरफ रख दीजिए और I3 माइनस का I4 माइनस का I5, जैसे आप बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका अर्थ यह है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का जो मान है, ठीक है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, ठीक, वो हमारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का मान संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के मान के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। इसमें बहने वाली जो धारा है वो कैसी है, स्थायी है। स्थायी धारा होने की वजह से यहाँ से ना तो आवेश आपका हटेगा ना ही आवेश नया कोई आएगा, इसलिए यहाँ पर आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। किरचॉफ का पहला नियम क्या बताता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम
किस नियम को व्यक्त करता है? तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है या आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह आपका प्रथम नियम हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें द्वितीय नियम की, तो द्वितीय नियम हमारा कहलाता है बंद पास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैश लॉ। ठीक है, बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम, वोल्टेज लॉ भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, ये हमारा ये कहता है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं और उसके संगत जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक, वो उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होंगे? ई, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं के, ठीक है, और उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग का मान उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के मान के बराबर होता है। इसे ही हम बंद पास का नियम कहते हैं। अब बंद पास का नियम लगाते कैसे हैं, ये आप फिगर देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, फिगर में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से अगर कोई आंतरिक प्रश्न आ जाए तो वहां पर आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं या किरचॉफ का वोल्टता नियम कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हमारा दो बंद पास लिए गए हैं, ए और बी के बीच में एक बंद पास हमारा ये हो गया 1 नंबर वाला, और दूसरा बंद पास हमारा 2 नंबर वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो बंद पास हो गए। अब यहाँ पर बंद पास में हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इनमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। इनके बीच में 2 विद्युत सेल लगे हुए हैं हमारे, R1 के बाद E1 और R2 के बाद E2। इनमें बहने वाली जो धाराएं हैं वो क्रमशः क्या है? I1 और I2। और इसमें बहने वाली धारा होगी हमारी, देखो यहां से I1 बहेगी, ठीक है, और ये I2 आ रही है, तो इसमें हमारी कुल धारा क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। तो R3 में हमारी धारा क्या बहेगी? I1 प्लस I2। अब यहाँ पर हम किरचॉफ के वोल्टता नियम को लगाते हैं बंद पास में। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप धारा के बहने की दिशा में चलोगे तो यहाँ पर धनात्मक लेंगे, और यदि आप धारा के बहने की विपरीत दिशा में चलेंगे, अगर हमारी धारा इधर बह रही है और हम इधर चल रहे हैं, तब यहाँ पर हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही विद्युत सेल में हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आ रहे हैं तब यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा विद्युत सेल में, और अगर आप इसके विपरीत चल रहे हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। तो इस नियम को अगर हम पहले बंद पास के लिए लगाएं तो बंद पास 1 के लिए बहने वाली धारा की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पर हमने आपको दिखाई भी है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 और R1 इस नियम के अनुसार बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। देखो ध्यान से, इसमें I1 है और प्रतिरोध क्या लगा हुआ है? R1। तो I1 R1 दिशा हमारी धारा बहने की दिशा में ही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? प्लस। अब यहाँ पे हम इधर जा रहे हैं और धारा बह रही है इधर, तो इस वजह से क्या आ जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे I2 और इसके संगत प्रतिरोध क्या है? R2, I2 R2, और बराबर हम क्या लेंगे? इन विद्युत सेलों को भी तो लेंगे। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो हमारा है वो क्या है? E1, और इसमें हमारा विद्युत वाहक बल क्या है? E2। अब दिशा देख लीजिए, इधर ऋणात्मक से धनात्मक की ओर है, तो हम क्या लेंगे? प्लस में E1, और यहाँ पे हमारा इधर जा रहे हैं और इधर दिशा है इसकी, तो इस वजह से क्या आ जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, माइनस का E2। यही तो हमारा बीजगणितीय योग होगा, यही तो हमने आपको अभी नियम बताया था। तो बंद पास 1 के लिए आपको समझ आया क्या हो गया? I1 R1
माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस का E2। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम आपको बंद पास 2 के लिए इस नियम को लगा के दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 के लिए क्या करेंगे, बंद पास 2 के लिए धारा किधर बह रही है हमारी, इधर I2, और इसके संगत हमारा प्रतिरोध क्या है, R2। तो I2 R2, और इधर भी हमारी धारा की दिशा कैसी है, सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का चिन्ह, और धारा हमारी कितनी बह रही है, हमने आपको बताया I1 प्लस I2, और इसके संगत हमारा प्रतिरोध क्या है, R3, ठीक है। तो R3 से यहाँ पे गुणा हो जाएगी, और बराबर हमारा सेल कितना लगा हुआ है, विद्युत वाहक बल क्या लगा हुआ है, E2, सिर्फ E2 लगा है विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे बराबर में क्या आएगा, E2। यही हमारा बंद पास का नियम कहलाता है। तो प्रश्न में आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी हो सकती है, और आपसे चाहे धारा का मान निकलवा ले, चाहे यहाँ पे हमें प्रतिरोध का मान निकलवा ले, तो आपको यहीं पे समीकरण बना करके इसमें हल करना आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बहुविकल्पीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण को या किस नियम को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम को किरचॉफ का द्वितीय नियम व्यक्त करता है। इस बात को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये हो गया, एक आपका पहला वाला हो गया कि पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, और द्वितीय नियम जो है हमारा वो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।